पाटन विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। वहाँ की जनता का ये कहना है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में यहाँ की जनता पीसने वाली है। कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जो मेरी हैसियत नहीं उससे बढ़ के मेरे को सम्मान दी। दुर्ग लोकसभा से आप सांसद हैं, तो विधायक की लड़ाई क्यों? पार्टी के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। पार्टी जो आदेश करी हमको मानना पड़ेगा। रणनीति क्या होने वाली है पाटन विधानसभा क्षेत्र में? और किसानों को के साथ फरेब करना। आपने सट्टे की बात कर दी, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। महादेव ऐप के जो संस्थापक थे, जिन्होंने ये पूरे एप्लीकेशन को बनाया था, सौरभ चंद्राकर, वो आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूत्रों से ये भी समझ में आ रहा है कि नेता भी इसमें सम्मिलित हैं, उनको भी इस चीज़ में जोड़ा जा रहा है। ईडी छापेमारी कर रही है। आप इसके बारे में आप ज़रा बताइए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की शुरुआत हो चुकी है। सभी नेता और कार्यकर्ता अपनी कमर कस चुके हैं। साथियों, छत्तीसगढ़ के राजनीति में एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र आता है जहां हमेशा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहाँ राजनीतिक की लड़ाई के साथ साथ एक पारिवारिक लड़ाई भी हो रही है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आभास मधुकर और आप देख रहे हैं द न्यूरे न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल जी। बघेल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास जी कार्यक्रम में। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार सबको, सुनने वालों को। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जी, कैसे हैं आप? ठीक हो? बढ़िया। बढ़िया। सवालों का सिलसिला हम शुरू करने से पहले हम आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। अब पारिवारिक तो पारिवारिक है, ठीक है। अब हम लोग बघेल खानदान के हैं और हमारी उत्पत्ति हुई है बेलौदी गांव से। वहीं तक हम मालूम है, 8वीं पीढ़ी हमारी वहीं थी और हम लोग 7वीं पीढ़ी के हैं। हमारे बाद 8वीं पीढ़ी अभी जो चल रही वो है। और एक वट वृक्ष के रूप में एक हमारा डारा शाखा का स्वरूप भी है। मालगुजार परिवार से हम लोग आते हैं और उसके बाद 4-5 गांव में और हमारे परदादा ने, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने अलग अलग गांव में और खेती बाड़ी ली और उसके बाद सब अलग अलग हिस्सों में बंट गए। फिर अपना अपना जीवन जी रहे हैं। मेरा गांव भी उरला है, कुम्हारी और चरौदा के बीच में, जहां दुग्ध महासंघ है, देवभोग का गवर्नमेंट का डेयरी है, वहाँ पे मेरा घर है। वही मेरी पैदाइश भी है, वही मेरी जन्मभूमि भी है। 15 मार्च 1960 को मैंने वही जन्म लिया और पाटन ब्लॉक में आता है। पहले पाटन विधानसभा हुआ करता था वो, लेकिन परिसमन के बाद अब अहिवारा विधानसभा में आ गया, जो हमारे एससी भाइयों के लिए रिजर्व है। फिर पाटन मेरी जन्मभूमि भी है और मेरी कर्मभूमि भी है। तो इस तरह मेरा हमारे परिवार का एक स्वरूप है। पढ़ाई भी पूरी मेरी 8वीं तक गांव में हुई। उसके बाद मैं हाई स्कूल पढ़ने रायपुर गया, उसके बाद कॉलेज भी वहीं पढ़ा। ये मेरा जीवन का एक जीवन यात्रा है। आपको विधायक के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। क्या कुछ कमियां रही थी, आप इसके बारे में बताइए। ठीक है, मुद्दे होते हैं और कई बार ज़बरदस्ती बदनाम भी किया जाता है। राजनीति में ऐसे षड्यंत्र चलते भी हैं। मैं चुनाव 3 बार विधानसभा का लड़ा, ये 4थी बार लड़ रहा हूँ। सन 2003 में मैं एनसीपी से लड़ा। उसके पहले नगर पालिका अध्यक्ष का निर्दलीय चुनाव जीता था मैं भिलाई चरौदा से। तो उसके बाद 2003 में एनसीपी, जो राष्ट्रीय कांग्रेस आई थी, घड़ी छाप सिंबल था, विद्याचरण जी यहाँ पार्टी बनाए थे, शरद पवार जी की राष्ट्रीय पार्टी है वो। तो उसमें मैं सेकेंड पोजीशन रहा और बीजेपी थर्ड थी। 5,500 के आसपास हम चुनाव हार गए।
फिर 2004 में बीजेपी आया, 2008 में मुझे बीजेपी से टिकट मिली और वो चुनाव हम जीते। जो अभी मुख्यमंत्री है उसी को चुनाव में जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से उसमें डिफीट दी थी। फिर 13 में हम चुनाव हार गए, फिर 18 में टिकट नहीं मिली और 19 में हम सांसद की टिकट मिली बीजेपी से। और तब भी जनता जनार्दन के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर पूरे 11 लोकसभा में सर्वाधिक मत से जीतने का एक रिकॉर्ड भी यहाँ की जनता ने बनाई है दुर्ग लोकसभा की। हार जीत का मापदंड ऐसा है कि वो त्रिकोणीय था और एनसीपी उभरता हुआ एक पार्टी बनी और चुनाव के बाद बिखर भी गई, तो एक निर्दलीय के रूप में ही मानिए उसको। फिर भी बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। सामने मंत्री के साथ लड़ाई थी, उस समय मंत्री थे, ये जो मुख्यमंत्री है वो। और उसके बाद 13 में किसी वाकया में मुझे बदनाम कर दिया गया। अब किस्मत खराब रहती है तो सारे हथकंडे हमारे विरोध में पड़ जाते हैं, उनके सफल हो जाते हैं। वही स्थिति थी, लेकिन लोगों को बाद में पछतावा भी हुआ और वर्तमान में फिर एक बार पार्टी ने मुझे सौभाग्य दिया है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है। 5 साल पूरे होने को हैं, आप अपने काम से कितना संतुष्ट हैं? क्या है, सांसद लोग का काम कोई स्थानीय स्तर में ज़्यादा रहता नहीं है, ये संघीय व्यवस्था है। राज्य का विकास करना, गली मोहल्ले का विकास करना, केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर लाना, ये सब काम राज्य सरकार की होती है और हमारा कर्तव्य है कि केंद्रीय योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ राज्य सरकार के माध्यम से लाए। लेकिन आप देखें हैं कि राज्य सरकार विपक्ष का है, कांग्रेस का है, किसी भी केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर ठीक से व्यवस्थित तरीके से लाए, ये आज तक नहीं हुआ। ये अपने आप में मस्त रहे। कई केंद्रीय योजनाओं को तो अपना नाम देकर लोगों को छलने का और लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, अपना फ़ोटो छपवा दिए। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है ना, ये सिर्फ अपने आप को महिमा मंडित करने वाला है। मतलब मैं सब कुछ हूँ, बाकी सब बेकार है। ये जो अहंकार की भावना है ना, ये घमंड की भावना है ना, ये छत्तीसगढ़ के लिए एक दुर्भाग्यजनक बात है। छत्तीसगढ़ का भोला भाला किसान, भोले भाले मजदूर, यहाँ के रहवासी छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का भाव के रूप में हम लोग को सम्मान मिलता है। और इस तरह के स्वभाव इस मुख्यमंत्री का है, एक बनावटीपना झलकता है। खाली हर जगह देखेंगे बैनर, पोस्टर, आंकड़ों का जाल है, झूठे आंकड़े हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। जहाँ देखो एक मोहल्ले में, अगर एक चौक में चल दो बड़े शहर का, तो चारों तरफ उसी का फोटो दिखेगा। क्या है ये? एयरपोर्ट चले जाओ, रेलवे स्टेशन चले जाओ, ट्रेनों में चले जाओ, ये क्या है? क्या दिखाना चाहते हो आप? मतलब ढकोसला। तो इस तरह जो वाकया है, प्रधानमंत्री आवास योजना ही सारे वापस कर दी गए, ढकोसला अभी फिर शुरू की है। किसान सम्मान निधि का बदतर स्थिति है जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। डीएपी, यूरिया और पोटास जो खाद विश्व बाजार में 4 गुना बढ़ गया है, लेकिन मोदी जी की संवेदना देखिए किसानों के प्रति कि 10 लाख हजार करोड़ की सब्सिडी देकर पूरे हिंदुस्तान के किसानों को उसी रेट में, पिछले रेट में, पिछले 4 साल के रेट में अभी तक खाद दे रहे हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट के नाम से किसानों को छल रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। एक धूल मिट्टी का बोरी है। दूसरी तरफ आप देखें तो एथेनॉल का हम फैक्ट्री लाएंगे, नहीं इसके पास कोई योजना ना कुछ नहीं। वहाँ माननीय गडकरी जी बैठे हैं कि हर राज्य को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लाइए, हम स्वीकृति देंगे। लेकिन ये 4-5 अभी स्वीकृति मिले हैं, यहाँ पे धरातल पे सिर्फ एक ही दिख रहा है। उसमें भी भ्रष्टाचार, उसमें भी परेशान कर दिया गया जो कंपनी वहाँ लगा रही है उसको, बेमेतरा जिले में। पाटन में तो धरातल में अभी तक नहीं आ पाया, उसके ही क्षेत्र में जो स्वीकृति मिली है। तो ये बनावटी बना, हर चीज़ में सरकार, केंद्र सरकार को दोष देना इसकी आदत है। हम लोग ने सभी तरह के प्रयास किए कि केंद्रीय योजनाएं आएँ। माननीय गडकरी जी यहाँ बोल कर गए कि आप योजना बनाइए, हम लाखों
करोड़ की राशि हम आपको स्वीकृत करके देंगे, कुछ नहीं है। तो ये सब जो है उसके कारण हम लोग ने जो किया है वो बड़ी बड़ी योजनाएं, यहाँ आईआईटी बन के तैयार हो गया, यहाँ पे ईएमआई के हॉस्पिटल खुल रहे हैं, यहाँ पे एक रेल लाइन बिछनी है, उसके सर्वे भी हो चुका है। भारतमाला स्कीम हमारे क्षेत्र से गुजर रही है, जो सड़क परिवहन मंत्रालय से गडकरी जी ने दिया है। चार यहाँ पे ओवर ब्रिज बन रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी सौगातें यहाँ मिली है और आगे भी मिलते रहेगी। एम्स का इतना बड़ा सौगात मिला, तो ये सब जो केंद्रीय योजनाओं का एक लाभ यहाँ सब मिल रहा है। और अगर राज्य सरकार सहयोग करती तो और ज़्यादा हम लोग अच्छा कर सकते थे। आपने राज्य सरकार के सहयोग की बात की। पाटन विधानसभा क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने वाले हैं। वहाँ की जनता का ये कहना है कि चाचा भतीजे की लड़ाई में यहाँ की जनता पीसने वाली है, क्योंकि विपक्ष में राज्य सरकार भूपेश बघेल हैं और आप भाजपा से हैं। तो न कहीं आपको रोकने का तरीका बघेल जी अपनाएंगे, ऐसा आपके जनता लोगों का कहना है आपके एरिया के। क्या कुछ है ये आप हमें बताइए इसके बारे में। पार्टी चुनाव लड़ती है। अगर मैं निर्दलीय रूप में लड़ता तो ये बात समझ में आती कि मैं अति महत्वाकांक्षी हूँ और मैं खाली पद के पीछे भागने वाला हूँ और मैं किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं है। पहले भी 2008 से जब से मैं 2004 से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बना हूँ, मेरे पिताजी शुरू से जनसंघी रहे, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ कि मैं कांग्रेस चला गया। ठीक है, वहाँ भी अपनी ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई। ये जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है, मेरे अंडर में महामंत्री थे जब मैं युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था 2087-88 में। तो उस जिम्मेदारी को मैंने ईमानदारी से निभाया। लेकिन इसी के अहंकार ने, इसी के घमंड ने के कारण हम पार्टी छोड़ दिए और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पिताजी के धरोहर के रूप में थी, जनसंघ से वो एक सिपाही की तरह काम कर रहे थे, वहाँ शामिल हुए। और आज जब से यहाँ हैं तब से इस पार्टी के प्रति समर्पण होने से काम कर रहे हैं और पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है। मैं हमेशा ऋणी हूँ भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा, जो मेरी हैसियत नहीं उससे बढ़ के मेरे को सम्मान दी और उसके आदेशों का पालन करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, 2018 में टिकट नहीं मिली मेरे को, तब तो नहीं बोले कोई, हम चुप रहे, हमें ठीक है, हमारी किस्मत में नहीं थी और जो पार्टी ने आदेश दिया उसका पालन किया। तभी तो 2019 में फिर से एक बार विश्वास करके लोकसभा की टिकट दिए और जनता के आशीर्वाद से पाटन में भी हमने लीड हासिल की 23,000 की मुख्यमंत्री के क्षेत्र में। सारे 9 के 9 विधानसभा में जनता ने इतना बड़ा जनादेश दिया, सब जगह लीड दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो ये प्रेम है जनता का। और ये कहना कि हमारी चाचे भतीजे की लड़ाई है, तो महाभारत भी तो हुआ था। क्या कंस मामा नहीं थे कृष्ण भगवान के? तो जहाँ गलत है वहाँ गलत है। और हम कभी भी, देखिए, पारिवारिक रिश्ता एक बना हुआ है, भगवान का देन है वो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मगर जो मैं तो परिवार का हूँ, ठीक है, लेकिन कांग्रेस के लोग भी इस जैसे मुख्यमंत्री से खपा है। अब देख लीजिए, समय बेसमय इनके वक्तव्य आते हैं। टी.एस. सिंहदेव जी क्या बोल रहे हैं, उप मुख्यमंत्री इनके खिलाफ में, दबे जुबान में, और बाकी कांग्रेस के नेता क्या बोल रहे हैं? क्या आप छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लोगे और हम आपको चाचा मान के आपकी इज्जत करते रहेंगे? ऐसा नहीं चलने वाला है। महाभारत युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को कि मेरे अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई है। आज यहाँ भी वही है और मैं अपने पार्टी का सिपाही हूँ। अपने पार्टी के आदेशों का पालन करना मेरा कर्तव्य है और पाटन क्षेत्र मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है और छत्तीसगढ़ हमारी माँ है। इसको कलंकित होने के लिए हम छोड़ नहीं सकते। और ये कलंक का काला दाग छत्तीसगढ़ को लगाने वाला ये मुख्यमंत्री है।
भ्रष्टाचार, शराबखोरी, सट्टा, जुआ। अभी 4 दिन पहले इसके लोग सट्टा जुआ पकड़ाए थे, इसका सारे नेता अभी छुड़ाने गए उसको। ये क्या बताएंगे? तो इस तरह जो हो रहा है, तो पाटन क्षेत्र को हम छोड़ दें ऐसी? पाटन क्षेत्र की जनता कहीं नहीं बोलती हम पीछे जा रहे, कहीं नहीं बोलती। वो 2-4 लोग होंगे जो राजनीतिक सोच रखने वाले, लेकिन भोली भाली पाटन की जनता आज अपने आप को अभिशप्त मान रही है कि इस पाप को हमने बोया है और इस पाप को हम भी धोएंगे। ये संकल्प लेकर पाटन क्षेत्र की जनता अभी पूरे मन से और पूरी आत्मा से लगे हुए हैं। इसको अब धाराशाही करेंगे, इसको नेस्त नाबूद करेंगे। आपने सट्टे की बात कर दी तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। महादेव ऐप के जो संस्थापक थे, जिन्होंने ये पूरे एप्लीकेशन को बनाया था, सौरभ चंद्राकर, वो आपके क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूत्रों से ये भी समझ में आ रहा है कि नेता भी इसमें सम्मिलित हैं, उनको भी इस चीज़ में जोड़ा जा रहा है। ईडी छापेमारी कर रही है। आप इसके बारे में आप ज़रा बताइए। देखिए, ये कानून के दायरे में है। ईडी लगी हुई है, पुलिस एजेंसी लगी हुई है राज्य सरकार की, और सभी वाकया अभी सामने आ रहे हैं लोगों के सामने। जब इसमें कार्रवाइयाँ हो रही है, जब इसमें समय बेसमय लोग पकड़े जा रहे हैं, और किसके लोग पकड़े जा रहे हैं ये भी देख लीजिए, किससे संबंधित लोग पकड़े जा रहे हैं ये भी आप ध्यान दीजिए। तो इसमें मेरे तरफ से और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। आप भी बता रहे हैं, मीडिया के माध्यम से आ रहा है, आप लोग खुद ही देख रहे हैं। हाँ ठीक है, किस जगह के है, कहाँ के है, वो तो सभी आदमी के एक तो जन्मभूमि है, एक कर्मभूमि है, तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो भी है, अगर गलत काम हो रहा है तो उसके अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। 2008 के चुनाव में और 2023 के चुनाव में क्या कुछ अंतर है, आप बताइए। आप पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। और मुख्यमंत्री चुनाव हारेगा यहाँ पे पाटन में, ये रिकॉर्ड बनेगा। बाकी जगह भी हार चुके हैं मुख्यमंत्री, चाहे वो शीला दीक्षित जी हो, चाहे हमारे ही पार्टी के मुख्यमंत्री जी भी हारे थे, चाहे वो वहाँ पे पंजाब में मुख्यमंत्री हारे, जो क्या नाम है, 2 जगह से शायद लड़े थे, 1 जगह हारे हैं, ऐसा कुछ एक वाकया है। फिर कई मुख्यमंत्री हारे हैं चुनाव, और ये रिकॉर्ड यहाँ भी बनेगा इस बार पाटन में, आप देख लीजिएगा। हाँ, विधायक जी, दुर्ग लोकसभा से आप सांसद हैं, तो विधायक की लड़ाई क्यों? भाई पहले ही बता चुका, पार्टी के आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। पार्टी जो आदेश करी हमको मानना पड़ेगा। यहाँ क्या, मध्य प्रदेश में भी मंत्री लोग को मिला है, केंद्रीय मंत्री तोमर जी, प्रहलाद पटेल जी, साथ ही साथ कुलस्ते जी जो स्टील मिनिस्टर है हमारे राज्य स्टील मिनिस्टर, वो तीनों मंत्री को और कुछ सांसदों को टिकट वहाँ भी मिली है, और कई जगह मिलते रहती है। कांग्रेस भी कई जगह अपने सांसदों को लड़ाती है, दूसरी पार्टी के लोग भी लड़ाते हैं। ये पार्टी की सोच है, और पार्टी जो निर्देश करी उसको मानना हमारा कर्तव्य है जी। इस बार भाजपा बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव लड़ रही है। आप अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्या दावेदार मानते हैं आप? मैं पार्टी का सिपाही हूँ और कोई दावेदारी नहीं है, और पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ है, और हम लोग पार्टी के ईमानदारी रूप से वहाँ पे जो आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, जो निर्णय होगा हमारे शीर्ष नेता करेंगे। आपकी चुनावी रणनीति क्या होने वाली है? रणनीति क्या होने वाली है पाटन विधानसभा क्षेत्र में? सट्टा जुआ, झूठ फरेब, और किसानों को के साथ फरेब करना, किसानों को धोखा देना, किसानों के साथ दादागिरी करना। दादागिरी इसलिए बोल रहा हूँ कि वर्मी कंपोस्ट अगर आप नहीं लोगे तो आपको डीएपी नहीं मिलेगा, यूरिया नहीं मिलेगा, पोटाश नहीं मिलेगा। ये दादागिरी इनके ही लोग कर रहे हैं। कलेक्टर को दबाव डाल रहा है मुख्यमंत्री, कलेक्टर डाल रहा है दबाव एसडीएम को, एसडीएम
तहसीलदार वहाँ के सोसाइटी के प्रबंधक डाल रहे हैं सेल्समैन को, और सेल्समैन किसानों से दादागिरी कर रहा है। ये जो कचरा नुमा ये जो है ना, वो 2 रुपये गोबर को 10 रुपये में बेच रहे हैं, तो इससे लोग त्रस्त हैं। गौठान योजना धरातल पे नहीं है, इसकी ड्रीम प्रोजेक्ट है। गौ माता अभी तड़प तड़प के मरी है, हमने उसको उजागर किया है। क्या स्थिति है, मुद्दों की का अंबार है। सबसे ज़्यादा तो खुद मुख्यमंत्री सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सरकार की कोई करोड़ों योजना, रुपए का भ्रष्टाचार, राज्य सरकार की कोई भी योजना जो आपके क्षेत्र में लोग लाभान्वित हो रहे हो, बताइए उसके बारे में। कोई नहीं हो रहा है, सब बनावटीपना है। क्या हो रहा है, आप देखो 2500 रुपया दे रहा हूँ करके आप बेवकूफ़ बना रहे हो लोगों को। क्या है ये 2500 रुपया कब दे रहे हो? 2500 आप कहाँ दे रहे हो? 61.5 लाख मीट्रिक टन चावल जो सेंट्रल पूल ने खरीदा, केंद्र सरकार ने खरीदा, एक तरह के मोदी जी की सरकार ने खरीदा, उसका जो 50,000 करोड़ पैसा आया, उसको आप 2040 रुपया एकमुश्त राशि किसानों के खाते पे गया शुरुआती दौर में, शुरुआत में ही। उसके बाद आपको अंतर की राशि अगर 2500 में देनी है तो 460 रुपया देनी है। राजीव न्याय योजना, तो राजीव न्याय योजना नहीं, वो अन्याय योजना है। नवंबर में हम धान बेचे, हम भी किसान हैं, और आप पहला किस्त कब डाले? मई के महीने में। 6 महीने बाद 115 रुपया, फिर दूसरा डाले 3 महीने बाद, फिर तीसरा भी 3 महीने बाद डाले, और चौथा पता नहीं चुनाव के बाद। ये जो पहले अब धान बेच लेंगे ना हम, हो सकता है इस बार चुनाव है तो दे दे इधर उधर से, लेकिन जो ये पूरा चला है 5 साल, उसमें आप कब दे रहे हो? आप दे रहे हो एक बार और धान बेच लिए तो, मतलब 12 महीने में आप हमारा 460 रुपये अंतर की राशि नहीं दे पा रहे, और उसके बाद नया योजना बता रहे हो उसको 2500 के भाव आप दे नहीं रहे हो, 460 रुपया अंतर की राशि आप दे रहे हो, उसको भी 14 महीने में दे रहे हो, और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हो। कहाँ है तुम्हारी न्याय योजना? किसान परेशान है, 4-4 बार उसको बैंक जाना है पैसा निकालने के लिए। तो ये सब ढकोसलेबाजी अब नहीं चलने वाली है, सब कलई खुल चुकी है, और हमारे क्षेत्र पाटन क्षेत्र के भी किसान परेशान हैं। सड़क बनाए हैं, चौड़ीकरण कर दिए। कहाँ सड़क बना है? जहाँ पर इसके लोग पहले से ज़मीन ले लिए जाके, और वहीं से रोड निकाल दिए, ताकि वो 5 लाख 6 लाख की ज़मीन खरीदे एकड़ की, वो तुरंत 25-30 लाख का हो गया। ऐसा रोड निकला है, आप देखिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है। रोड को चौड़ीकरण किए, जो लगानी ज़मीन किसानों को आई, आधे से ज़्यादा किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। आप जाके पाटन में पूछिए, तो ये स्थिति है वहाँ के पाटन क्षेत्र की। रेडी टू ईट की बहनें, जो स्व सहायता समूह की बहनें रेडी टू ईट बनाती थी पूरे छत्तीसगढ़ में, पाटन क्षेत्र में भी है। आज आप उसको कमीशन खोरी के चक्कर में ठेका दे दिए किसी बड़ी कंपनी को। वो बेचारी उसी से थोड़ा सा अपना आय बढ़ाती थी, बड़े ममतामय भाव से बच्चों के लिए वो जो रेडी टू ईट का जो पोषक सामग्री आती है उसको बनाती थी। माँ से ज़्यादा ममता किसी में हो सकता है क्या, कंपनी में किसी को? आज भूसे का और वो उसको बेस्वाद जो बना के भेज रहे हैं ना, उसको बच्चे खाते भी नहीं। ये स्थिति करके रखें। धर्मांतरण हो रहा है। आप पाटन क्षेत्र के कई गांव चले जाओ, कई समाज के लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, और ये जब शिकायत करने जाओ तो उसके ऊपर कार्रवाई उल्टा पुलिस वाले कर रही है शिकायतकर्ताओं के ऊपर। ये सब पाटन में भी चल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो छत्तीसगढ़ से अलग पाटन नहीं है, और पाटन में ही यही हाल है। कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बलात्कार, अपहरण, और जो लड़कियों का जो अपहरण हो रहे हैं, इसका रिकॉर्ड बन चुका है। यहाँ पे हत्या हो रही है, डकैती हो रही है। भूपेश बघेल खुद उस क्षेत्र में घूम रहा है, एक कोने में डकैती हो रही है। जो अमलेश्वर में थाने से 300 मीटर दूर एक ज्वेलर्स वाले सोनी जी की हत्या हो गई। वहाँ पे 2 पुलिस बैठे थे, सारे पुलिस उसकी रक्षा में गए थे।
तो ये सब हाल जनता देख रही है और उसके लोग मस्ती में घूम रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, सट्टा जुआ खिलवा रहे हैं, ये सब हालत यहाँ पे है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि इस बार ईडी के सहारे आप चुनाव लड़ने वाले हैं, मतलब भाजपा सरकार चुनाव लड़ने वाली है, क्या कुछ है ये? अरे कालाबाजारी करे और ईडी का छापा ना हो और बाकी लोग के घर तो नहीं जा रहा है और मिल भी रहा है प्रमाण सही, कोई गलत हो रहा है क्या? आप बोलोगे वो एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, इसमें आप अगर सरकार को दोष देगो तो गलत है। आपके लोग कैसे हमारे साथियों के ऊपर बेवजह दारू की डकैती की धारा लगवा दिए? कोरोना काल में जब बड़ा आंदोलन हम लोग ने किया तो दारू लूटने इसी के लोग गए, उसको छुड़ाने हमारे साथी गए, उनके ऊपर आप दारू के चोरी की डकैती की आप धारा लगवा दिए। 3-3 महीने जेल में रहे बेचारे 4-5 हमारे साथी लोग। तो काला कानून आप चलाओ और दोष दो केंद्र सरकार को कि हम ईडी के भरोसे है। ईडी के भरोसे बिल्कुल नहीं है, जनता के आशीर्वाद के भरोसे हम चुनाव लड़ रहे हैं। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? देखिए क्या है, इस देश की राजनीति में अगर हम माने तो अटल जी जैसा नेता, कवि हृदय और मेरे पूज्य पिताजी ने जो संस्कार दिए, जो सेवा भाव से राजनीति क्या होती है उसका पाठ उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे पूज्य पिताजी ने। और अटल जी का एक युग था जो हमारे लिए प्रेरणादायी रहे। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसकी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति जो वाकई में सिर्फ मेरे लिए नहीं सबके लिए प्रेरणादायी है। ऐसे लोग ही हमारे लिए हमेशा प्रेरणा देने वाले हैं और जो प्रेरणा देते हैं वही गुरु हैं। जी, पाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं आप, दीजिए। बस मैं तो पाटन क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करूंगा कि वहाँ के बेटे होने के नाते, वहाँ के भाई होने के नाते, वहाँ के दोस्त यार होने के नाते हम सब पाटन से इस कलंक को धोएं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की हमारी पावन धरती पाटन को स्वच्छ साफ सुथरा बनाएं और पाटन से जो संदेश निकलेगा वो पूरे छत्तीसगढ़ को एक नया संदेश देगा, नई ऊर्जा देगी। जिस तरह पाटन क्षेत्र के उस समय के जवानों ने, जब देश गुलाम था उस समय सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पाटन में हुए, उसी भूमिका को हम सब भी आज दूसरी जो स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, छत्तीसगढ़ कलंकित हो रहा है, उस कलंक को मिटाने की सारी जिम्मेदारी सर्वप्रथम पाटन क्षेत्र की है। उस जिम्मेदारी को हम सब मिलकर निभाएं, यही मेरा निवेदन है। हमारे युवाओं को जुआ सट्टा शराब से बचाएं, हमारी माताओं बहनों का अधिकार हम पुनर्स्थापित करें, पाटन क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाएं और हर जगह भाईचारा हो, सबको न्याय मिले, सबको इंसाफ मिले। उस बात के लिए पाटन क्षेत्र की जनता भरपूर आशीर्वाद सहयोग दे, यही मैं निवेदन करता हूँ। हमारे साथ मौजूद थे दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल जी।